Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. I'm going to wait for a couple of students to join in before we start. राइट नाउ आज का जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट राइट. तो पहले हम फटाफट देख लेते हैं जो क्वेश्चन एट हैंड है वेरी इंपॉर्टेंटली. राइट now here's the question and I will want you guys to give the question 5 minutes. ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि जो emerging world order है it is a मल्टीप्लेक्स वन डिस्कस. ठीक है, अब क्वेश्चन ने प्रेजेंट ऑनगोइंग कंटेम्पररी वर्ल्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने रख दिया है और आपको बोला है कि इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में जो है डिस्कशन करिए. तो जरूरी होता है कि पहले आप ये जो मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की जो है कोशिश कर ले कि आखिरकार अगर मैं बोल रही हूं that the world is going through an era of multiplexity or that the contemporary world order is a multiplex one, इसका क्या मतलब होगा. ठीक है, अब जब हम ऑनगोइंग अपनी डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, आपने मल्टीप्लेक्स वर्ड का नाम जरूर सुना होगा. ठीक है, मल्टीप्लेक्स का कहाँ पे सुना होगा. आप मूवीज देखने जाते हैं, थिएटर में देखने जाते हैं राइट. तो पहले हमारे पास क्या होते थे, हमारे पास सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे. उन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स पे हम जाते थे, टिकट बुक करते थे और जाके जो मूवी लगी है उस एक स्क्रीन पे वो हमने देखनी पड़ती थी क्योंकि एक ही चॉइस होती थी. अब धीरे धीरे जैसे जैसे लिबरलाइजेशन आई, ग्लोबलाइजेशन आई, प्राइवेटाइजेशन आई, वैसे वैसे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स की जगह क्या आने लग गए, हम जिनको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सेस. मल्टीप्लेक्स क्या होता है कि उस थिएटर के अंदर 3, 4, 5, 6 बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर जो है 5-6 स्क्रीन के मल्टीप्लेक्स होते हैं. तो वहां पे एक ही उस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ थिएटर्स होते हैं. तो आपका जो मन है वहां पे 5-6 मूवीज लगी हुई है ना. जो मूवी आपको पसंद आ रही है वहां पे जाके देख सकते हैं, है ना. तो इस तरह से आपने मल्टीप्लेक्स का नाम सुना होता है. तो उसी से राइट, तभी हमने घबराना नहीं है जब भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं ना. तो एक चीज है कि सोशल साइंसेस के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब ऐड किया जाता है, आपने क्या समझना है, दैट ऑब्वियसली फ्रॉम द वर्ल्ड गोइंग अराउंड यू, फ्रॉम व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड यू, फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट्स सराउंडिंग यू, फ्रॉम देयर ओनली दैट कॉन्सेप्ट इज बीइंग पिक्ड अप, है ना. कोई वैक्यूम से तो नहीं उठाया जा रहा. देयर इज समथिंग, सम फिनोमेना इन द सोशल वर्ल्ड और इन इंटरनेशनल रिलेशंस और इन ग्लोबल पॉलिटिक्स जो वो विटनेस कर रहे हैं, जिसके लिए वो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं. तो कई बार क्या होता है कि आप अपनी ऑर्डिनरी डे लाइफ से कभी जब उसको कंपेयर कर सकते हैं तो उन कॉन्सेप्ट के रूडिमेंट्री मीनिंग आपको समझ में आ सकता है. ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लेक्स का आइडिया है ना, कि जो जिसकी बात हम मूवीज के, थिएटर्स के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि अब इसको ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, है ना. ये तो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे अप्लाई हो गया. तो यहां पे जो श्रेय जाता है, जो क्रेडिट जाता है, इज टू अ स्कॉलर बाय द नेम ऑफ अमिताभ आचार्य. ठीक है, अब नाउ दीज आर अनदर कपल ऑफ थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. क्या कि अब जो भी आप पढ़ते हैं, है ना, स्टैटिक सिलेबस पढ़ते हैं, वेरियस लेक्चर्स पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बट इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस का जो डोमेन है एक बहुत ही डायनामिक डोमेन है. ठीक है, बहुत ही जो है इसके अंदर फास्ट चेंजेस आ रहे हैं, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स और समिट्स या कंट्रीज के रिलेशंस, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. तो ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप कहां पे जान सकते हैं, वाया वेरियस साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स जिनको हम टाइम एंड अगेन बताते रहते हैं, जैसे कि ORF है, IDSA है, फॉरेन पॉलिसी है, डिप्लोमैट है,
प्रोजेक्ट सिंडिकेट करके है एक, राइट। इन सब पे जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इसके अलावा आपकी जो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू के अंदर भी जो है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े एडिटोरियल्स आते रहते हैं। जो आपकी बुक रिव्यूज हैं उनके अंदर भी जो है जो नई नई डेवलपमेंट्स हो रही है, जिनके ऊपर शायद लोग स्कॉलर्स बुक्स लिख रहे हैं, उनकी समरीज भी जो है वहां पे आ जाती हैं। दो समरीज कैन गिव यू ग्रेट इनसाइट्स इनटू स्कॉलरली व्यूज एंड कैन एक्चुअली हेल्प मेक योर आंसर्स इवन मोर डेंस, इवन मोर इन टर्म्स ऑफ जो उनकी नॉलेज जो आप दे रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं स्कॉलर्स, उसको वो और बेहतर जो है बना देता है। ठीक है, तो चलिए अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब देखते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। ना सबसे पहले टाइम एंड अगेन मैं एक चीज ये बोलती हूं दैट there aren't a lot of students who have a knowledge deficit. This is a world, it is an internet world, right, जहां पे we are actually surrounded by a huge availability of knowledge. The point is how we structure that knowledge, how we structure what we've studied, and we are able to put it to use in the adequate format as the question demands, right? Because if your answer is not well structured and you keep on beating around the bush, you will not be able to score good marks, right? So what we need to do is format our answer, structure our answer in a way that it hits the nail on the head. What the question is demanding, आप precisely उसको जो है आंसर करते हैं। Now यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला है that the emerging world order, that is the order, the world order that we are witnessing in the 21st century, it is a multiplex one. We are viewing the emergence of multiplexity in the contemporary वर्ल्ड। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना चाहिए? ऑब्वियस होना चाहिए ये कि यहां पे अगर एक कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, उसकी एप्लीकेशन टू द ऑनगोइंग वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, सबसे पहले तो आपको समझाना पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ना। तो इंट्रोडक्शन के अंदर ही अगर ब्रीफली यू आर एबल टू पुट अक्रॉस दैट दिस इज व्हाट यू मीन बाय अ मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड, दिस इज व्हाट यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ multiplexity, it comes across as a good introduction. What it also does, it helps to tell the examiner को पता लग जाता है that yes, ये बच्चा जो है, ये स्टूडेंट जो है, this student is familiar with this concept of multiplexity. तो आगे चल के जो बॉडी में भी आंसर लिखेंगे वो एक रेलिवेंट आंसर होगा, जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये उसी को आंसर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिटी क्या है, राइट। सो इन योर वेरी इंट्रोडक्शन यू टॉक अबाउट कि मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट की इमर्जेंस कैसे हुई, राइट, इस सब की जो है आप बात कर सकते हैं। अब बॉडी में हमें क्या अप्रोच करना चाहिए? नाउ हियर इज अ नाइस गुड ट्विस्ट। यहां पे तो उन्होंने बोल दिया कि मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड है। नाउ द क्वेश्चन कैन बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम ज्यादा फेमिलियर होते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हमने पोलैरिटी थीसिस पढ़ा हुआ है ना, आईआर के अंदर हम पढ़ते हैं पोलैरिटी थीसिस। एंड पोलैरिटी थीसिस में हम देखते हैं दैट एज पर के जो पावर है कितने देशों में कॉन्डेंस्ड है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ पोलैरिटीज निकल आ जाती हैं, राइट। तो अगर एक ही हेजेमन है, एक सिंगल हेजेमन है जिसके पास हु इज डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल स्फीयर, हु इज द प्रिडोमिनेंट पावर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मिलिट्री, राइट, सो ऑन सो फोर्थ, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एक यूनिपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। यहीं पे जब दो देशों में ये पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दोस टू कंट्रीज आर डोमिनेटिंग इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसको हम बायपोलर बोल देते हैं। यही जब है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अमंगस्ट अ नंबर ऑफ स्टेट्स, तब हम इसको क्या बोल देते हैं? मल्टीपोलर बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोलैरिटी थीसिस के अंदर भी हमने ये न्यूमरस आइडियाज देखे हुए हैं। एंड एक जो चर्चा में हम आजकल ज्यादा सुनते हैं इज दैट द प्रेजेंट वर्ल्ड इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, राइट। दैट कोल्ड वॉर के दौरान वी हैड अ बाइपोलर वर्ल्ड, देन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर वी विटनेस्ड द यूनिपोलर मूवमेंट ऑफ द राइज ऑफ द अमेरिकन हेजेमनी, एंड नाउ वी हैव एंटर्ड अ मोर मल्टीपोलर एरा. Now, what is Amitabh Acharya saying? He is saying multipolar nahi, multiplex. So, in the body, what we can do is, after discussing what multiplex world is, we can move towards discussion of that why not multipolar. जब मल्टीपोलर नाम का एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, एक और कॉन्सेप्ट बनाने की क्या जरूरत थी? सो द डिस्कशन ऑफ हाउ इज मल्टीप्लेक्स
डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपोलर, राइट? ये एक डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है. एंड देन वी मूव टूवर्ड्स टॉकिंग अबाउट हाउ द वर्ल्ड टुडे इज मल्टीप्लेक्स रादर देन multipolar. That multiplexity is a better concept to look at the world order, to understand its working rather than multipolarity, right? And then after you're done with body, conclusion, right? बहुत जरूरी है. Students time and again keep asking, you know, often आप लोगों ने जैसे various test series join की होंगी, some will be with us, some will be, you know, elsewhere also, you know, कई बार and हर test series में ये होता है कि वो बोल देते हैं आपकी introduction missing है या conclusion missing है, तो बच्चे बोलते हैं मैंने लिखी तो है, या फिर क्या जरूरत है इतनी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन की. अगेन स्ट्रक्चर, गोइंग बैक टू द स्ट्रक्चर. अगर आप एक इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं बट कंक्लूजन के अंदर रैप अप नहीं कर रहे हैं अपनी आर्ग्यूमेंट्स, रैप अप नहीं करना चाहते तो क्रिटिकल असेसमेंट नहीं कर रहे हैं या रेलेवेंस नहीं समझा पा रहे हैं, तो एक तरह से एक अच्छी एंडिंग, एक अच्छा जो है रैप नहीं हो रहा है आंसर. हम कई बार देखते हैं ना, कई बार हम मूवीज भी देखने जाते हैं, मल्टीप्लेक्स के से मूवीज का एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पूरी मूवी बहुत बढ़िया हो बट आपको उसका जो क्लाइमैक्स है वो पसंद ना आए, है ना, एंडिंग पसंद आए, तो क्या आपको मूवी पसंद आएगी? नहीं आएगी, है ना. आप बोलोगे अरे पहले तो बहुत बढ़िया थी मूवी बट यू नो एंडिंग में उन्होंने सब एकदम यू नो खराब कर दिया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया. तो उसी तरह से अगर आपका आंसर अच्छा है एंड यू आर नॉट गिविंग अ गुड वैलिड कंक्लूजन, तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा एग्जामिनर के लिए. सो you have to wrap up your answer with a good relevant conclusion. So the relevant conclusion for this answer can be discussing the relevance of multiplexity. एक तरह से उन्हीं arguments को हम wrap up कर देंगे and वो हमारी conclusion जो है बन जाएगी. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने आंसर की तरफ very quickly. राइट? अब ये क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं हम क्वेश्चन क्या बोल रहा था. क्वेश्चन बोल रहा था इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लेक्स 1 है, डिस्कस कीजिए. ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे कि मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड होता क्या है. सो जैसे कि मैंने बताया, अमिताभ आचार्य ने इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल लिखा था, वेरी वेरी गुड आर्टिकल. इफ बियॉन्ड दिस आंसर ऑल्सो यू वांट टू रीड अबाउट द आर्टिकल, यू वांट टू रीड द आर्टिकल, आप इसको गूगल कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा, वो फ्रीली ओपन है. ठीक है, आराम से आप उसको पढ़ सकते हैं. अब अमिताभ आचार्य के कहते हैं कि आज जो है हम एक मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड विटनेस कर रहे हैं, विच इज अ वर्ल्ड विच हैज अ नंबर ऑफ एक्टर्स which can be great powers, right? Great powers can be, जैसे हम बात करते हैं यूएसए की, चाइना की, यूके की, EU की, right? So it has a number of great powers. It has a number of emerging powers, जिनको हम कई बार से एसोसिएट कर सकते हैं as middle powers also, right? So when we talk of countries like India, रशिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ठीक है, और इनके अलावा देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ अदर एक्टर्स. सो our entire world is not limited to being defined by only state actors, but there are also non-state actors which are now playing a critical role, right? So जैसे कि हमने EU की ही बात की थी, EU टेक्निकली स्टेट एक्टर नहीं है, EU तो एक बॉडी है, एक लार्जर बॉडी है कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ सॉवरेन स्टेट्स. इसके अलावा और भी रीजनल इंस्टीट्यूशंस है, राइट? आसियान हो गई, SCO हो गई, ब्रिक्स हो गई, राइट? दे आर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस आल्सो. फॉर एग्जांपल ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक है, चाहे WHO जितनी मर्जी गालियां सुन ले, WHO स्टिल रिमेन्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टर, है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रैवल करना है ना, और आपकी जो वैक्सीन है जो आपको लगी है वो WHO अप्रूव नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे आप एंटर नहीं कर सकते हैं. यहाँ तो वो कंट्रीज आपको सिंगुलरली अपने ऊपर जो है लेके आपकी वैक्सीन को अप्रूव कर दे, या फिर अगर WHO का ठप्पा लगा हुआ है तो यू कैन ट्रैवल, राइट, मोर ओपनली. तो इस तरह से मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. देन देयर आर अदर नॉन स्टेट एक्टर्स आल्सो, राइट? यू हैव ह्यूज ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, राइट? ह्यूज कॉर्पोरेशंस, राइट? गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अ नंबर ऑफ दीज बॉडीज. देन आपके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग्स जो हो गए, वो सारे बड़े बड़े फाइनेंस कंपनीज हो गए. इसके अलावा इंटरनेशनल NGOs हो गए, सोशल मूवमेंट्स हो गई, ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, है ना. अब कहने को तो हम बात कर सकते हैं ये कैसे शेप कर रहे हैं, ऑफ कोर्स शेप कर रहे हैं. लुक एट ISIS एंड द वे दैट इट हैड शेप्ड द लुकआउट टुवर्ड्स द
द मिडल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. सिमिलरली हम पहले क्या बोलते थे, तालिबान यूज्ड टू बी लुक्ड एट एज एन एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. टुडे इट होल्ड्स पावर in a state and it is being provided a talking board, a platform by numerous other countries that yes we are ready to converse with you, we are ready to recognize you, है ना. तो इसलिए ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड दैट इज वाई अमिताभ आचार्य, वही सेम चीज जिस एग्जाम्पल से मैंने शुरुआत की थी, कि लाइकिन किया जा सकता है टू अ मल्टीप्लेक्स थिएटर, जहां पे यू कैन लुक एट अ वैरायटी ऑफ शोज, यू कैन लुक एट अ वैरायटी ऑफ मूवीज, अ नंबर ऑफ एक्टर्स, डायरेक्टर्स. तो अगर आप एक परिवार भी जा रहे हो और एक परिवार को स्पाइडरमैन देख रही है, दूसरे परिवार को कोई हिंदी मूवी देखनी है, तो आप अलग अलग स्क्रीन्स में जाके अपनी चॉइस की चीज देख सकते हैं. तो उसी तरह से द वर्ल्ड इज ऑल्सो बीइंग शेप्ड नॉट जस्ट बाय वन डोमिनेंट एक्टर और टू डोमिनेंट एक्टर्स बट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्टर्स विद अ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स amongst them, and this is what makes this complex, the concept of multiplex, so important. अब आचार्य बोलते हैं that if we look at the multiplex or if we look at the world order around us, we can see that US, अब ऐसी बात नहीं है कि US एकदम ही खत्म हो गया है. US power or the hegemonic status might be in decline, but it still continues to play a very, very important role. However, at the same time, सिंगुलरली, सिंगल हैंडेडली, जिस तरह से पहले यूएस डिफाइन करता था, शेप करता था, मोल्ड करता था इंटायर वर्ल्ड ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू इट्स प्रेफरेंसेस, अब उस तरह की पावर जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाता. एंड दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ बीइंग द ओनली हेजेमन, नाउ यूएस इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ अदर पावर्स, राइट, रीजनल फोर्सेस, अदर एक्टर्स, जो कि अब ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसको इकट्ठा मिलके शेप कर रहे हैं. राइट, सो इन दिस वे इंट्रोडक्शन के अंदर आप इन चीजों को अगर कंसाइजली यू कैन प्रेजेंट इन 4 to 5 लाइंस एंड दैट विल बी अ गुड इंट्रोडक्शन जो कि एक्सप्लेन करती है आपके मल्टीप्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को. Now before we move on to the answer, there can be a side note here, right? I am hoping all of you know what multipolarity is, but just in case there's someone who doesn't know what multipolarity is, सबसे पहले तो IR के अंदर polarity thesis आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए. मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या हुआ, ठीक है, पोल्स क्या होते हैं जहां पे पावर इकट्ठी होती है, ठीक है. अगर एक ही पोल पे पूरी पावर इकट्ठी है, मतलब एक ही कंट्री, एक ही एक्टर के पास पूरी पावर कंडेंस्ड है, दैट विल बी यूनिपोलर. अगर दो पोल्स मतलब दो कंट्रीज के पास है, बाइपोलर. मल्टीपल पोल्स पे है तो मल्टीपोलर, राइट. तो इजी होना चाहिए एटलीस्ट ये समझना. तो मल्टीपोलैरिटी क्या होगी कि यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट मोर देन 2 कंट्रीज, राइट. 3 में हो सकती है, 4 में हो सकती है, 10 में हो सकती है, 12 में हो सकती है, बट मोर देन 2 कंट्रीज के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट दे हैव नॉट, इफ नॉट इक्वल बट सिमिलर अमाउंट ऑफ मिलिट्री, कल्चरल, इकोनॉमिक influence across the world, right? So today we are seeing the emergence of such new powers, right? China is very important, Japan is very important, EU हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया. तो अब ये जो नंबर ऑफ पावर सेंटर्स जो डेवलप होने लग गए हैं अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, उसको हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बोलते हैं, राइट. देयर आर न्यूमरस डिबेट्स दैट यू कैन टॉक अबाउट, राइट. फॉर एग्जांपल क्लासिकल रियलिस्ट बोलते हैं दैट मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है इसके अंदर एज द पावर gets distributed, it can also lead to stability, right. There are other people like Snyder जो है, क्रिस्टेंसन जो है, वो बोलते हैं कि जितना ज्यादा मल्टीपोलर के अंदर जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा, that will be a constant struggle of changing gains. So rather than stability, there will be a lot of crisis, there will be a lot of chaos that the world will witness. ठीक है, तो different scholars different arguments जो है पेश करते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है किस तरह का हो सकता है, राइट. सो दिस वाज अ साइड नोट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आंसर ओनली. हमने क्या बात की थी, हमने मल्टीप्लेक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है. अब हमने क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंटली हमने बताना है कि व्हाई यूज द टर्म मल्टीप्लेक्स, व्हाई नॉट यूज द मोर कॉमनली हेल्ड टर्म ऑफ मल्टीपोलर, है ना. मल्टीपोलर भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, मल्टीप्लेक्स भी कर रहा है, बट हाउ इज मल्टीप्लेक्स अ मोर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट देन मल्टीपोलर इन अंडरस्टैंडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है. तो अब हम क्या बोलते हैं, अमिताभ आचार्य सिमिलरली टॉक्स अबाउट द फैक्ट कि देखिए वर्ल्ड जो है आज क्या है, ना ही बाइपोलर है ना ही यूनिपोलर है,
बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं मल्टीपोलर है, बट अमिताभ आचार्य क्या बोलते हैं कि ये मल्टीपोलैरिटी है ना, बहुत ही आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो गया है, 21st सेंचुरी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ये सूटेबल नहीं है। मल्टीपोलैरिटी वो समथिंग दैट मे बी यू कुड टॉक अबाउट जब 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर कॉन्सर्ट ऑफ पावर्स एग्जिस्ट करती थी, आप तब उसकी बात कर सकते हैं। इंटर वॉर पीरियड्स जो थे वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, शायद तब आप मल्टीपोलैरिटी की कुछ बात कर सकते थे। बट अभी जो है जिस तरह की मल्टीपोलर आइडिया है वो शायद आज के डे एंड एज के लिए रेलेवेंट नहीं है। Now, what are these crucial differences that you are telling me that multipolarity was relevant for 19th century और multipolarity was relevant for say World War 2 का प्री जो World War 1-2 के बीच का जो पीरियड था तब जो है ये relevant था, ठीक है। तो अब इतना क्या बदल गया है, राइट। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑफ 19th सेंचुरी, राइट, जो कि बेसिकली आपकी जो यूरोप के अंदर वॉर्स चल रही थी, राइट, 100 years वॉर्स, सो ऑन सो फोर्थ, राइट। उसके दौरान पे ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड था वो किस तरह से डिफरेंट है फ्रॉम टुडेज वर्ल्ड विच इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज मल्टीप्लेक्स, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कहते हैं कि ठीक है 19th सेंचुरी के अंदर भी जो है इंटरडिपेंडेंस थी, इंटरडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज बीइंग इंटरडिपेंडेंट, बट ये इंटरडिपेंडेंस जो है बहुत लिमिटेड थी व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट। जब आप कंपेयर करते हैं इसको प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर से, तब जो है मेनली इट वाज बेस्ड ऑन ट्रेड, इट वाज बेस्ड ऑन फाइंडिंग न्यू कॉलोनीज, एंड उस चक्कर के अंदर बहुत सारी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ भी रही थी, राइट। द फ्रेंच वर कंपीटिंग विद द इंग्लिश, दे वर कंपीटिंग विद द डच, continuously there was a power struggle for holding colonies and maintaining those colonies. इंडिया के अंदर है, हम देखते हैं जब हम इतनी सारे एंग्लो फ्रेंच वॉर्स की बात करते हैं कि किस तरह से there was a constant competition amongst the English and the French in controlling the colony of India. आज जब हम इस इंटरडिपेंडेंस को देखते हैं कंपेयर टू 19th सेंचुरी यूरोप, ये इंटरडिपेंडेंस जो है मच ब्रॉडर है, मच डीपर है। नाउ टुडे इट्स नॉट जस्ट अबाउट ट्रेड, इनफैक्ट अगर हम प्रेजेंट डे ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो क्या है, अगर हम ट्रेड को देखते हैं, इंटरडिपेंडेंस इंडाइसेस को देखते हैं वेरियस, तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण या 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस से ही ट्रेड जो है, पर्टिकुलरली जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, उसके अंदर काफी ज्यादा एक ड्रॉप आया है, राइट। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो फॉलो कर रहे थे, राइट, इन द आफ्टरमैथ ऑफ द 2008 फाइनेंशियल रिसेशन एंड कोविड-19 पैंडेमिक के बाद ये और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई हैं। बट we don't say globalization has ended. Why? Because it has deepened in other spheres. One great example, look at Netflix, है ना, OTT channels, OTT platforms, services, उनकी जो एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड ओवर कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज इंडिया में स्क्विड गेम, हेल बाउंड इतना ज्यादा पॉपुलर है, एंड क्या है, कोरियन शोज है। कौन देखता था इंडिया में कोरियन शोज, राइट। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिलेशंस कितनी ज्यादा जो है इंटरट्वाइंड है, चाहे यूएस एंड चाइना जितना मर्जी लड़ ले, ट्रेड वॉर्स कर ले, एक दूसरे के ऊपर जो है सैंक्शंस भी लगाने की कोशिश करें, नोबडी कैन डिनाई द काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस दैट दे हैव ऑन वन अनदर। जितना पैसा यूएस का चाइना में लगा हुआ है, चाइना का लगा हुआ है यूएसए में। वी कीप टॉकिंग अबाउट कि कैसे जो है इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, चाइनीज स्टूडेंट्स आउट नंबर इवन द इंडियन स्टूडेंट्स। सो द काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इज मच डीपर, इट इज मच ब्रॉडर एंड इट एग्जिस्ट अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्फेयर्स जो कि 19th सेंचुरी यूरोप में एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट। सो द मल्टीपोलैरिटी ऑफ 19th सेंचुरी इज नॉट एप्लीकेबल टू टुडेज वर्ल्ड ऑर्डर वेयर देयर इज मल्टीप्लेक्सिटी। नेक्स्ट, अब उन्होंने बोला था कि मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड वॉर पीरियड्स के दौरान भी एग्जिस्ट करती थी, तो चलिए दैट इज तो क्लोजर। तो शायद मल्टीपोलर जो तब कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, व्हाई इज इट नॉट रेलेवेंट फॉर द वर्ल्ड टुडे। अब यहां पे भी देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस तो वही फॉलो करता है दैट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देयर वाज अ इंटायर वेव ऑफ डीकोलोनाइजेशन, राइट, अनदर वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। बट उस पीरियड के दौरान भी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मल्टीपोलैरिटी, इट यूजुअली कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ ग्रेट पावर्स, एम्पायर्स एंड उनकी कॉलोनीज। तभी भी जो है इफ वी कंपेयर टू contemporary world, the number of actors who played a relevant role were very minuscule in number, उतने ज्यादा actors नहीं थे, right, and predominantly ये जो है यूरोपियन थे। even though USA had become important, Japan had become important, but वैसे अगर हम great actors को देखें, mainly it was European countries. In contrast, if we look at the 21st century world, it is marked by a multiplicity of actors, जो हमने शुरुआत में ही बात कर ली थी। you have great powers, you have emerging powers, you have non-state actors, right, so there are a number of actors, there is a greater multiplicity of actors than which existed during the World War
पीरियड्स। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्स को ही हम तोड़ सकते हैं ना, मल्टी से क्या आया, सबसे पहले मल्टीप्लिसिटी, एंड प्लेक्स कहां से आ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी से। सो पहले हमने देखा द मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्टर्स हैज ह्यूजली इंक्रीज्ड। नेक्स्ट वी सी सेम एक सिमिलर आर्ग्यूमेंट आगे, कंटेम्पररी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो है इज मच मोर ग्लोबल। ठीक है, पहले जो है मेनली इंट्रा यूरोपियन होती थी या उनकी कॉलोनीज के साथ होती थी। आज जो ग्लोबलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, असेंबली लाइन प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ फाइनेंस, स्टूडेंट्स गोइंग हियर एंड देयर, राइट, सर्विसेज की जो एक हो गई, आप वैक्सीन की रिसर्च को ही देख लीजिए, है ना, कितनी ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है। सो दैट सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज मच मोर डीपर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट्स मच मोर कॉम्प्लेक्स। ये मल्टीप्लेक्स का प्लेक्स जो है वो आ गया। साथ ही में अगर हम बात करते हैं एक तरह से इंस्टीट्यूशंस की, द इंस्टीट्यूशंस, चाहे हम जितनी मर्जी डिबेट कर ले दैट मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में बी इन डिक्लाइन, वी आर सीइंग द राइज ऑफ न्यू रीजनल इंस्टीट्यूशंस और न्यू रीजनल ग्रुपिंग्स, राइट। वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, राइट, हमने एक और चीज की थी ना, मिनीलेटरल ग्रुपिंग्स, ये आपको पता होना चाहिए मिनीलेटरल ग्रुपिंग्स क्या है वर्सेस मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स। हमने कहा था दैट देयर इज अ राइज ऑफ मिनीलेटरलिज्म इन द फॉर्म ऑफ क्वाड, ऑकस, एससीओ, हमें मिनीलेटरल्स का राइज देख रहे हैं, बट इंस्टीट्यूशंस हैव बिकम ड्यूरेबल। WHO सेम एग्जांपल, चाहे हम जितना मर्जी उनको अक्यूज कर ले, आपने चाइना को जो है ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया, योर एक्शन वाज वेरी स्लो इन कॉम्बैटिंग द पैंडेमिक, इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ हेल्थ रिलेटेड एडवाइजरी, वैक्सीन के बारे में इंफॉर्मेशन, WHO is still playing a critical role, right? आपकी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कोवैक्स जिन्होंने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन प्रेजेंट डे बॉडीज, चाहे हम क्वाड की बात करें, हम ऑकस की बात करें, WTO की बात करें, एससीओ की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा एंड्योरिंग इंस्टीट्यूशंस बन गई हैं रादर देन शॉर्ट लिव्ड वंस, जैसे कि हम उस टाइम पे देखते थे। लीग ऑफ नेशंस वाज एन इनकॉन्सिक्वेंशियल बॉडी। चाहे अगेन वी कैन क्रिटिसाइज यूएन अ लॉट, बट द काइंड ऑफ रोल दैट यूएन प्लेज टुडे इज मच मोर रेलेवेंट एंड एंड्योरिंग देन व्हाट द लीग ऑफ नेशंस वाज डूइंग। Fourthly and very importantly, when we look at the challenges that we face today, these challenges have also become much more complex. So पहले क्या होता था, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हम देख ले, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान हम देख ले, 19th सेंचुरी यूरोप के दौरान हम देख ले, व्हाट वाज द मेन चैलेंज कि एक कंट्री दूसरी कंट्री से आके लड़ाई कर रही है, युद्ध चल रहे हैं, 30 years wars, 100 years wars, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना। तो ये क्या था, दूसरी कंट्री के साथ जो है कांस्टेंट कॉम्बैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट। वेयर इज when we look at the world today, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ pressures of great powers, pressures of multilateral organizations, economic interdependence। अब हम जब इंडिया चाइना की भी बात करते हैं, हम एक चीज क्या बोलते हैं, हम एक चीज बोलते हैं कि फुल ब्लोन वॉर्स जो हैं आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। व्हाई? न्यूक्लियर पावर्स है, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन की आप बात कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो वॉर की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूमरस चीजें आ गई है, न्यूमरस एक तरह से इंटरडिपेंडेंसीज आ गई हैं, जिसके कारण फुल ब्लोन हॉट wars between two states has considerably reduced the possibility of it breaking out. Meanwhile, states के अंदर जो civil strife होती है, states के अंदर जो civil conflicts होती हैं, वो बढ़ रही हैं। Particularly, अब ये भी क्यों होती हैं, क्यों आती हैं? सम पीपल फील कि आपने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होने दी, आप हमें सेकेंड हैंड सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते हैं, आप हमें पावर के अंदर जो है इक्वल शेयर नहीं देते हैं। तो आप कोई भी सिविल स्ट्राइफ देख लीजिए, चाहे वो अरब स्प्रिंग की बात करें, चाहे हम वो पैलेस्टीन इशू की बात करें, सब इन चीजों से जो है निकल के आए हुए हैं, राइट। साथ ही में द नंबर ऑफ ग्लोबल इश्यूज दैट कन्फ्रंट द वर्ल्ड टुडे आर मच ग्रेटर। सो द थ्रेट इजंट फ्रॉम अनदर पर्सन और अनदर स्टेट, the larger threat comes from a common global issue. In fact, there was a very great thing that Chintamani Mahapatra jo hai, who was a IR scholar, a very renowned IR scholar from JNU. So in one of the lectures that I was witnessing, he said a very good thing about the present day world. He said the world today is witnessing the third world war. राइट, अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे हो रही है, वो कहते हैं तो तीसरी वर्ल्ड वॉर है ना, ये दो ग्रुप ऑफ कंट्रीज या दो कंट्रीज के बीच में नहीं हो रही है। दिस इज इन फैक्ट हैपनिंग बिटवीन द ह्यूमन एंटिटी एंड द नॉन ह्यूमन एंटिटी, राइट। सो फॉर एग्जांपल, पहले क्लाइमेट चेंज देख लीजिए, देन आपका टेररिज्म, राइट, द लार्जर मेनेस ऑफ टेररिज्म देख लीजिए,
आज कोविड-19 का पैंडेमिक देख लीजिए, एक वायरस जिसने इट हैज बॉट आवर लाइव्स टू अ हॉल्ट, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर दिए, हेल्थ क्राइसिस कॉज कर दिए, एंड महापात्रा सेज इफ दिस थिंग does not bring humanity together, then I don't know what will, right? That wherein the entire human future is today faced by a crisis by these non-human entities, now is the time for us to really unite and have a great action against them, right? So isi tarah se the issues that confront us have become much more complex and not as simple jo ki pehle exist karte the. Therefore, right, so in concluding remarks we can talk, अब हमने examples दे दिए किस तरह से multiplex is a much more relevant term for contemporary world order. Therefore, in summing up, हम क्या बात कर सकते हैं कि जो मल्टीप्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्या कॉनिटेट करता है, बोथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी. मल्टीप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ द ग्रोइंग नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ एक्टर्स जो कि अब ग्लोबल ऑर्डर में इन्वॉल्व है, चाहे वो इन द नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स हो, एंड साथ ही में द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, द ट्रांस बाउंड्री इश्यूज दैट वी आर टुडे सराउंडेड विद व्हिच मेक द कंटेम्पररी वर्ल्ड मच मोर मल्टी डायमेंशनल एंड ऑल्सो वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है, आपको नहीं पता क्या आ जाएगा, राइट? इंडिया वाज सपोज्ड टू बिकम द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, एंड आज देख लो कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, इकोनॉमी के कैसे हाल हो गए, राइट? तो यू डोंट नो, द वर्ल्ड हैज बिकम मच मोर अनप्रिडिक्टेबल बिकॉज ऑफ दीज कॉम्प्लेक्स इश्यूज. सो मल्टी एंड प्लेक्स, इससे बन गया अपना वर्ल्ड क्या, मल्टीप्लेक्सिटी. एंड दैट इज व्हाई इन कंक्लूडिंग रिमार्क्स वी से दैट मल्टीप्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट जो है इट हेल्प्स अस टू प्लूरलाइज plots and actors. Pluralized plots and actors का क्या मतलब है? That the issues that are important, the issues for our national interests which are important are much more plural, right? Much more diverse. The actors who are important are also much more plural and much more diverse. And therefore, now instead of a handful of powers or a handful of great powers defining the world order, how it functions, what issues are important, what issues are not important, we are having a greater multiplicity of actors and a greater number of growing important issues, which therefore makes the world क्या, दोनों ही emerging powers को and non-state powers को ये एक importance देता है in trying to understand the world, in trying to define the world, and also in trying to make the world a much better place for our future generations, right? So ये multiplex का concept बहुत important है. अगर directly multiplex वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन ना आए, अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, प्रेजेंट डे बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, प्रेजेंट डे ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, यू कैन यूज सच कॉन्सेप्ट्स इन योर आंसर व्हिच एक्चुअली मेक्स द एग्जामिनर आल्सो फील कि बच्चा पढ़ रहा है, राइट? सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ऑन गोइंग जो चर्चाएं हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, द स्टूडेंट इज ऑल्सो ट्राइंग टू फेमिलियराइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद दैट, राइट? सो दीज concepts can be very important, they can be very very crucial. So I hope आप इनको पढ़ते रहते हैं, इन पे नजर डालते रहते हैं. अगेन जो हमारे PDFs हैं ये सारे आंसर्स के आपको मिल जाएंगे हमारी साइट sleepyclasses.com, राइट? इन पे जाके आपको मिल जाएंगे, वहां पे आप डाउनलोड सेक्शन में जा सकते हैं, वहां पे PSIR पे जब आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको आंसर्स ऑफ द वीक मिल जाएंगे, वहां पे इनके PDFs अवेलेबल हैं, राइट? यू कैन डाउनलोड दीज PDFs, add them to your notes, revise these concepts, and hopefully they will be very very beneficial for you, right? ठीक है, so this is all for the lecture today. ठीक है, so we will conclude the lecture on this note, and keep studying, keep revising, keep familiarizing yourself with new concepts, and keep watching Sleep.